मैं जिस लड़के से प्यार करता था उसी से मेरी शादी हुई, जिस वजह से मैं बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही पूजा विधि संपन्न हुई वो घर से भाग गई। मैं बहुत रोया, उसे बहुत ढूंढा भी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो माँ ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। मेरी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके लिए मेरे मन में कोई भावनाएं नहीं थी। मैं उसे छोड़कर 2 साल के लिए विदेश चला गया। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने इस रिश्ते को दिल से अपनाया, क्योंकि इस सब में उसकी क्या गलती थी। मैं उसे घुमाने बेंगलोर ले गया। तब एक भिखारन मेरी गाड़ी से टकरा गई। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और उसे उठने में उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा, क्योंकि वो मेरा नाम नमन है और मैं हैदराबाद में रहता था। वैसे तो मेरा पूरा परिवार हैदराबाद में ही रहता था, लेकिन मेरे दोनों चाचा मुंबई में रहते थे और उन्हीं के बेटे की शादी में जाने के लिए मैंने ऑफिस से पूरे 15 दिन की छुट्टियां ली थी। पूरे रास्ते माँ मुझे पापा के पुराने दोस्त की बेटी नव्या के बारे में बोली जा रही थी कि इस शादी में नव्या भी आ रही है। मुझे तो पहले से ही पसंद है, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। मैं तो उसे बहू बनाने के लिए राजी हूँ। नव्या और मैं बचपन में एक साथ ही खेले बड़े हुए, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। पर कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए हैदराबाद शिफ्ट हो गए, इसलिए काफ़ी सालों से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे नव्या पसंद आ गई तो हाँ कह दूंगा, वरना कोई बहाना बनाकर ना कह दूंगा। मैंने आज तक किसी लड़की को अपने लिए पसंद नहीं किया था और मन में ये विश्वास था कि माँ ने मेरे लिए अच्छी ही लड़की पसंद की होगी। पूरे रास्ते बस यही सोचे जा रहा था। फिर हम शादी वाले घर पहुँचे। मेरे चचेरे भाई भी, जो मेरे ही हम उम्र थे, उनके साथ हम सभी ने खूब मौज मस्ती की, खूब आनंद लिया शादी के माहौल का। मैंने नव्या के बारे में कई लोगों से सुना और फिर एक दिन हम दोनों की मुलाकात हुई। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो थी ही बहुत सुंदर। लेकिन हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। ऐसे ही एक दिन मैं शर्ट हाथ में लिए माँ को ढूंढ रहा था, क्योंकि शर्ट का बटन टूट गया था। तभी सामने से नव्या आती दिखी और मुझसे पूछने लगी कि आपको आंटी जी से कोई काम है क्या? हाँ, ये शर्ट का बटन टूट गया है, बस इसीलिए माँ को ढूंढ रहा हूँ। आंटी नीचे काम कर रही हैं, आप मुझे दे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। तब मैंने कहा कि नहीं नहीं, जब माँ आएंगी तब वही लगा देंगी। आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? 2 मिनट का काम है, मैं लगा देती हूँ। बहुत झिझकते हुए मैंने उसे वो शर्ट दे दी और वो बटन लगा के वहाँ से चली गई। मैं नव्या के इस व्यवहार से बहुत ही खुश हुआ था। ऐसे ही एक दिन सिर में बहुत दर्द था, मुझे चाय पीनी थी। तब भी नव्या मेरे काम आई, उसने मुझे चाय बना कर दी। नव्या और उसका परिवार हमारे परिवार जैसा ही था, इसीलिए वो माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी और उसकी माँ और मेरी माँ पहले से ही अच्छी सहेलियाँ थीं। अब मुझे नव्या अच्छी लगने लगी थी। वो और लोगों के साथ बहुत ही फॉर्मल व्यवहार रखती थी, लेकिन माँ के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। एक दिन माँ और मैं एक कमरे में बैठे हुए कुछ बातें किए जा रहे थे। उतने में नव्या आ गई। तभी माँ के मुंह से निकल गया कि लो, आ गई मेरी बहू। इतना सुनते ही नव्या हल्की सी मुस्कुराई और शर्माते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। नव्या जब भी मुझे देखती खुश हो जाती। चचेरे भाई की शादी हो जाने पर एक दिन माँ ने नव्या के पापा से मेरे लिए नव्या का हाथ मांगा और उन्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पापा नहीं थे, हमारे घर में मैं और माँ अकेले ही रहते थे। माँ ने और देर न करते हुए एक छोटा सा हॉल बुक कर लिया और हम दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग शायद मुझसे जल रहे थे कि इतनी आसानी से मुझे नव्या कैसे मिल गई। खैर, सगाई के बाद मैं नव्या को डिनर के लिए ले गया। नव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगे थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे नाते रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे। मैं और माँ भी अब हैदराबाद लौट आए थे। मैं और नव्या रोज़ फ़ोन पर बात करते थे। मेरे ऑफिस के दोस्तों को भी पता चल गया था कि मेरी सगाई हो चुकी है। उन्होंने मुझसे सगाई की पार्टी मांगी और मैंने दी भी, जिसके फ़ोटो मैंने नव्या को भी भेजे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और हमारी शादी का समय आ गया। माँ ने जब नव्या के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा।
इधर माँ ने जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं भी माँ का कामों में हाथ बंटवाया करता था। सभी जगह ही खुशी का माहौल था। माँ भी बहुत खुश थी। उधर नव्या के घर वाले भी बहुत खुश थे। मेरी और नव्या के पापा की अक्सर फ़ोन पर बात होती थी। कहते थे कि बेटा, हम अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें दे रहे हैं। बहुत लाड प्यार से हमने उसे पाला है, इसलिए तुम भी कभी उसका दिल मत दुखाना। और मैं भी उनसे यही कहता कि आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आया। सारे फंक्शन मुंबई में ही होने थे। हल्दी, संगीत, मेहंदी। मेरे अधिकतर दोस्त भी शादी अटेंड करने के लिए गए थे। नव्या मिलने के कारण मैं बहुत खुश था और नव्या भी इस शादी से बहुत खुश थी। आखिर शादी का दिन आया और हमारी शादी हो गई। जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। शादी के बाद हम सभी हैदराबाद पहुँचे। सारी विधियाँ पूरी होने के बाद शाम को रिसेप्शन रखा गया। मैं तैयार हो गया था, लेकिन नव्या अभी तक पार्लर से लौटी नहीं थी। देखते ही देखते 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था। पर मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि लड़कियां तैयार होने में वक्त लगाती हैं। जब 3 घंटे बीत गए तो माँ और नव्या की माँ के चेहरे पर चिंता झलकने लगी थी। और जब 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया तो मेरा मन भी घबराने लगा। और थोड़ी देर बाद फिर कुछ ऐसा सुनने को मिला कि मेरी जान निकल गई। मेरी पत्नी नव्या पार्लर से भाग गई थी। ये सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमान ही गिर गया हो। हर कोई यही सवाल किए जा रहा था कि आखिर लड़के में कौन सी कमी है, ठीक ठाक तो है, फिर उसकी पत्नी भाग क्यों गई। और कुछ लोग तो मेरी पत्नी को ही चरित्रहीन कह रहे थे। ये सारी चीज़ें मेरे कानों पर मानो आघात किए जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। माँ मुझे समझाए जा रही थी। मैं रोते रोते हुए माँ से कहने लगा कि माँ, नव्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा उस पर बहुत विश्वास है। उतने में नव्या के पापा मेरे पास आए और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी। सारे लोग मुझे दिलासा दे रहे थे। मैंने नव्या को बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। सब लोग हैरान थे कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। उसके बाद करीब 5-6 महीने तक मैंने नव्या को ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब माँ ने मेरी दूसरी शादी करने की सोची। बहुत मुश्किल से मैं दूसरी शादी के लिए राजी हुआ। मैंने अपनी होने वाली दूसरी पत्नी को देखा तक नहीं था। आखिर मेरी दूसरी शादी हुई। शादी के 2 दिन बाद सारी पूजा विधि संपन्न हुई। मैं उस रात टेरेस पर आ गया था। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। मुझे ऊपर जाते देख माँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगी कि मुझे पता है तुम टेंशन में हो, तुम्हारा दिल टूटा है, पर मेरी एक बात सुनोगे बेटा। जो हुआ उसे कोई बदल तो सकता नहीं, और जो चली गई उसके लिए तुम उस लड़की को सजा दे रहे हो जिसने तुम्हारे साथ शादी की है और जीवन भर साथ देने का वादा किया है। अब ज़्यादा सोचो मत और जाओ अब अपने कमरे में। मुझे भी यही लगा कि माँ सही कह रही हैं। एक धोखेबाज इंसान के खातिर एक अच्छे इंसान का दिल दुखाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं नीचे आया। मेरी पत्नी सिर पर पल्लू लिए मेरी राह देख रही थी। मैंने माँ की इच्छा के लिए ये शादी की थी, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पत्नी को दिल से अपनाया और देखा नहीं था, क्योंकि अभी भी मेरी आंखों के सामने नव्या ही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पल्लू ऊपर किया, मैं हैरान था, क्योंकि सामने कोई और ना होकर सोनाली थी। सोनाली ये नव्या की चचेरी बहन थी और शादी में वो आई भी हुई थी। तब हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। सोनाली मेरे रिसेप्शन पर भी आई थी। नव्या सोनाली को ही फंसाकर पार्लर से चली गई थी। मैं उसे देख एकदम शांत सा हो गया। तब सोनाली ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, नमन, नव्या के लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? तुम कहते हो वो तुमसे प्यार करती थी, तो अगर वो तुमसे प्यार करती थी तो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? ज़रा सोचो नमन, मैं कुछ गलत कह रही क्या? सोनाली बोल तो सही रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ एक सपना हो और आँख खोलते ही नव्या मेरे सामने आ जाए। सोनाली कहने लगी कि तुम्हें जब लगे हम तुम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो, तब तक हम सिर्फ दोस्त बनकर ही रहेंगे। सोनाली की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में सोनाली तुरंत सो गई,
लेकिन मैं रात भर सोचता रहा। बड़े मुश्किल से समय कट रहा था। फिर मैंने पूरे तरीके से अपने दिलो दिमाग से नव्या को निकालने के बारे में सोचा। मन ही मन उससे कहा कि नव्या, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जीवन में अगर किसी मोड़ पर तुम मेरे सामने आई तो शायद मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। अब माँ रिसेप्शन पार्टी के लिए कह रही थी, पर मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे अब उन्हीं बातों को और उन लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तब माँ कहने लगी कि बेटा, ऐसे कितने दिनों तक लोगों का सामना नहीं करोगे? एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा। और जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो संकोच किस बात का? माँ का कहना भी एक तरफ से ठीक था। और फिर रिसेप्शन रखा गया। मैं सोनाली को ज़्यादा वक्त नहीं देता था, पर उस चीज़ के लिए उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही मुझे उस बात की परवाह थी। उसी दौरान मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिला और मैं विदेश आ गया। यहाँ आकर मैंने खुद को काम में पूरी तरीके से व्यस्त कर लिया। मैं सोनाली से भी ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करता था। फिर करीब 10 महीने बाद माँ से बात करने के दौरान माँ ने मुझे कसम दी कि अगर मैं वापस नहीं आया तो मैं उसका मरा मुँह देखूंगा। माँ की जिद के कारण मैं वापस आया, पर अभी तक मैंने सोनाली को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन माँ कहने लगी कि सोनाली को थोड़ा समय दिया करो, उससे बोला करो। पहले तो नहीं, लेकिन अब वो थोड़ी उदास रहने लगी है। ऐसा ना हो कि ये भी तुझे छोड़कर चली जाए। माँ मुझ पर खूब चिल्लाई भी और समझाया भी, जिस वजह से मैं अब सोनाली को वक्त देने लगा था, उसे बाहर घुमाने ले जाने लगा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। सोनाली बहुत खुश थी। कहने लगी कि आखिर मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया। पहले तो मुझे लगा कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। 1 साल बाद हम दोनों माता पिता बन चुके थे। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ सुख ही सुख था, लेकिन कभी कभी जब नव्या का ख्याल आता तो मेरा खून खौलने लगता। बात सिर्फ प्यार की होती तब भी कोई बात नहीं होती, लेकिन उसने तो मेरे साथ शादी की थी। ये तब की बात है जब मेरी बेटी 1 साल की हुई। सोनाली कहने लगी कि कहीं बाहर चलकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और घूमना भी। हम सभी ने फिर बेंगलोर जाने की सोची। जहां हम ठहरे थे वो जगह बहुत सुंदर थी। शाम को हम रेस्टोरेंट गए और केक भी काटा। हमने बहुत एंजॉय किया और 4 दिन बाद जब हम लौट रहे थे तो एक भिखारिन हमारी गाड़ी से टकरा गई। मैंने ब्रेक भी मारा, तब भी वो टकरा कर नीचे गिर गई। मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा। सोनाली भी गाड़ी से बाहर आ गई थी। हम दोनों ने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर हम दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वो कोई और न होकर नव्या थी। नव्या ने आगे आकर सोनाली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सोनाली बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने नव्या का हाथ पकड़कर झटक दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस के हवाले तो तुम्हें तुम्हारी इस पत्नी को करना चाहिए, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। तुम होश में तो हो? तुम क्या बके जा रही हो? सोनाली ने नहीं, बल्कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। वो तो इसने मुझे सहारा दिया, तुम तो रिसेप्शन से ही भाग गई थी मेरे मुंह पर कालिख पोत कर, और अब ये सब कुछ कहकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती हो। मेरी और नव्या की बातें सुनकर सोनाली घबरा सी गई थी और मुझे वहाँ से चलने के लिए कह रही थी। तब नव्या बोली कि सोनाली, तुम्हारे किए की सज़ा शायद तुम्हें ना मिले, पर तुम्हारी बेटी को ज़रूर मिलेगी। ये मेरी बद्दुआ है। नव्या की बात सुनकर मैं घबरा सा गया। मैं बोला कि तुम अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम नहीं लोगी। तब नव्या मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि नमन, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जिस दिन अपनी रिसेप्शन पार्टी थी तब पार्लर में मेरे साथ ये थी। जब मेरा मेकअप हो गया तो मुझसे कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा कर आती हूँ। उसके जाने के बाद 2 अनजान औरतें आई और मेरा नाम पूछा। फिर एक ने मेरा हाथ मरोड़ा और एक ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। पता नहीं उस रुमाल में क्या था, पर मुझे नशा सा चढ़ रहा था। और थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में थी। मैं मदद के लिए बहुत चीखी चिल्लाई, पर कोई नहीं आया। कुछ समय बाद एक औरत मुझे खाना देने आई। जब मैंने उससे पूछा तो बताने लगी कि ये सब हमने सोनाली मैडम के कहने पर किया और जिसके हमें पैसे भी मिलने वाले हैं। लेकिन किस लिए ये सब? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उस औरत ने कहा,
तुम्हारी जिस लड़के से शादी होने वाली थी, सोनाली मैडम उनसे प्यार करती हैं और उन्हें पाना चाहती हैं। बस थोड़ा समय और फिर हम तुम्हें दूसरी पार्टी को देने वाले हैं। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके पैर तक पकड़े, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं 1 महीने तक उस बंद कमरे में रही और फिर मुझसे भीख मंगवाने का काम करवाया गया। मैं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि उनकी नज़र हम पर रहती थी। सोनाली ने फिर नव्या को पीछे धकेल मुझसे चलने के लिए कहा। तब नव्या ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखवाया और कहने लगी कि लो अपनी बेटी की कसम और कहो कि तुमने ये सब मेरे साथ नहीं किया। तब सोनाली घबरा गई और रोने लगी। आगे कहने लगी कि ये सब सच है, मुझे माफ़ कर दो नव्या, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ये सब कुछ सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने नव्या को वहाँ से छुड़ाया और सीधे घर आकर माँ को सब कुछ बताया। माँ ने नव्या को नई साड़ी दी और उसे पहनने के लिए कहा। साथ ही सोनाली को तलाक देने के लिए कहा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि सोनाली इस हद तक जा सकती थी। लेकिन मैं सोनाली को तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उससे हमारी बच्ची की ज़िंदगी खराब हो सकती थी। इसलिए मैंने उसे दूसरे घर में रखने की सोची। मैं सिर्फ उस घर में अपनी बेटी के लिए जाता था। नव्या और मैं आज सही मायनों में एक हो गए थे और हम दोनों काफ़ी खुश थे। वैसे तो सोनाली की जगह जेल में थी, पर मैं अपनी बेटी के लिए चुप रहा। तो आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।